नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन्स की तरफ से है। भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो अभी तक भारत ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा कि हम किसके साथ मिलकर अपनी फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं, और अभी हमारे पास 2 से 3 इंजन ऑप्शन मौजूद है। और इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को अपनी GE 414 सीरीज के इंजन को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसकी एग्जिस्टिंग वेरिएंट को अभी हमारे तेजस MK2 फ्लीट में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। साथ ही हमारे फ्यूचर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि एमका की जो Mark 1 वर्जन होने वाला है, फिर उसकी इनिशियल प्रोटोटाइप्स होने वाले उसमें भी सेम इंजन को इस्तेमाल करने का प्लान किया गया। और अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजन की टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी और इसको लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर भी दिया जा रहा है। दरअसल इस ऑफर के पीछे एक मेजर कारण छुपा हुआ है, क्योंकि HAL की तरफ से पहले से तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करीब 99 इंजन के लिए एक डील को साइन किया जा चुका है, जिसको अभी TOD के साथ भारत में बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक राजी हो गया, जो कि पहले वो राजी नहीं हो रहे थे और पहले प्लान के मुताबिक वो इसको डायरेक्टली भारत को सप्लाई करने वाले थे। और अभी देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक को यह एहसास हो चुका है कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत को सेम सेगमेंट में करीब 400 से ज़्यादा इंजन की ज़रूरत पड़ सकता है, और अभी भारत के पास इस कैटेगरी में कोई और इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो उस वजह से भारत आगे चल के उन्हीं के इंजन को सिलेक्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि भारत अपनी तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट से लेके एमका जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएगा। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इनिशियल स्टेज में करीब 108 तेजस MK2 खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद एडिशनल 60 से 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को किया जा सकता है। तो इनिशियली इसके लिए करीब 180 से ज्यादा इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, और वहीं पर एमका की जो पहली प्रोटोटाइप्स बनाया जाएगा और फिर इनिशियल बैच में 40 एमका को बनाया जाएगा, उनमें भी सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 IN-S6 सीरीज का इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी भी कम से कम 100 यूनिट को आगे चल के इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कम 400 से ज्यादा नए इंजन की ऑर्डर की उम्मीद किया जा रहा है, और ये सभी इंजन ऑर्डर इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली पहली बैच की इंजन होने वाली है। आमतौर पर हर एक एयरक्राफ्ट को अपनी पूरी लाइफ टाइम में कम से कम 3 से 4 बार इंजन को बदलने की जरूरत पड़ता है। तो उस हिसाब से हर एक एयरक्राफ्ट को कम से कम 3 से 4 इंजन की जरूरत पड़ती है, और अगर वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा तो उसमें करीब 8 इंजन को हमको बदलने की जरूरत पड़ सकती है, और इसी वजह से ये नंबर आगे चल के और भी ऊपर जाने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत अपनी इंडिजिनस इंजन को बना लेता है तो आगे चल के भारत को इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये नंबर वहाँ पे नीचे जा सकता है। पर अगर जनरल इलेक्ट्रिक खुद भारत के साथ यहाँ पे टाई अप करके इस इंजन कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लेता है तो फ्यूचर में 1000 से 1500 तक के आसपास के इंजन की ऑर्डर उसको मिल सकता है, और इसी वजह से वो भी भारत को नए नए ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही रोल्स रॉयस और सफरान के ऑफर को मैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट रैडोम सेक्शन को लेके, ये वो वाला पार्ट होता है जो कि आमतौर पर मिसाइल हो जाए, किसी फाइटर जेट हो जाए, उनकी रडार के ऊपर लगाया जाता है। आमतौर पर सभी एयरक्राफ्ट में जो रडार होता है वो फ्रंट सेक्शन में मौजूद होता है, और जो एक्चुअल रडार होता है उसका शेप कोन की तरह नहीं होता है। पर जैसे कि एयरक्राफ्ट या मिसाइल ये हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो एरोडायनेमिक्स का ध्यान रखते हुए जो फ्रंटल सेक्शन होता है उसको कोन टाइप का बनाया जाता है, और ये रडार के ऊपर एक कवर की तरह रखकर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इन सिस्टम को DRDO की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिनको हमारी रिसर्च सेंटर इमराट की तरफ से डेवलप किया गया। और ऐसे सिस्टम को मैंने आप सभी को हमारी एरो इंडिया ब्लॉग में भी दिखाया था, जब मैंने आपको अस्त्र सीरीज की मिसाइल में और आकाश NG आकाश सरफेस मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली रैडोम सिस्टम को दिखाया था। तो ये सभी सिस्टम जो इनको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO की तरफ से डेवलप किया गया, और अभी बताया जा रहा है कि इन रैडोम सेक्शन को बनाने के लिए जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था उसको अभी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ शेयर किया जा रहा है। इस कंपनी का नाम कार्बन डोम यूनिवर्सल लिमिटेड यानी कि शॉर्ट में इसको कुमी कहा जा रहा है। ये आगे चल के हमारी मिसाइल्स में और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली रैडोम सेक्शन को मैन्युफैक्चर करने वाली है। अभी तेजस में हम इंपोर्टेड रैडोम सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से अर्जेंटीना के साथ हमारा जो डील चल रहा था उसको लेके काफी परेशानी सामने आ रही थी, लेकिन हो सकता है आगे चल के हम इंडिजिनस लिंक को बना सकते हैं। और इसके अलावा इस कंपनी की तरफ से भी ये भी क्लेम किया जा रहा है कि वो अभी बुलेट प्रूफ मेटल्स को भी डेवलप कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग किसी मेटल के मुकाबले काफी हल्का और काफी ड्यूरेबल साबित हो सकता है। और अभी उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो कि हाईएस्ट लेवल की बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रूफ प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मेन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से है, और ऐसे बहुत कम बार होता है जब हमें सुखोई को लेकर टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ता है।
अभी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आज हमारे एक SU-30M के एयरक्राफ्ट को कुछ टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। यह हादसा पुणे में हुआ था, जहां पर हादसे की वजह से जो रनवे था उसको कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस दौरान कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने आया था और उस वजह से जो एयरक्राफ्ट था उसकी ब्रेकिंग सिस्टम या डी एक्सेलरेशन सिस्टम जो था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते समय अपनी रिक्वायर्ड स्पीड से काफ़ी तेज चल रहा था और उसी वजह से एयरक्राफ्ट को स्लो डाउन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ा था और जिसके लिए एक्स्ट्रा अरेस्टर गियर को वहां पे इस्तेमाल किया गया था और एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम किया गया था। हालांकि इसमें अभी किसी भी प्रकार की चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, लेकिन अभी इस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन को करने का प्लान किया जा रहा है। यह हादसा पुणे की लोहगांव एयरबेस में एक रूटीन सॉर्टी के दौरान हुआ था और इसमें जो ऑफिसर थे वो भी एक विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर थे, तो उनके पास एयरक्राफ्ट उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव मौजूद था। तो सही समय पर प्लेन को डी एक्सीलरेट ना कर पाना ज्यादातर एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि यकीनन जो एयरक्राफ्ट का ब्रेकिंग सिस्टम था उसमें कोई गड़बड़ी आई होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।